हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रीवा जिला। बात करें रीवा जिला, जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है और मुख्यालय भी कहलाता है रीवा संभाग का, क्योंकि आप देखेंगे कि तो आपको देखने को मिलेगा रीवा आपका संभाग के रूप में। ठीक है, तो रीवा संभाग के अंतर्गत आज हमारा रीवा जिले पर डिस्कशन होने वाला है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी लोकेशन। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम लोकेशन के आधार पर कंफ्यूज होते हैं। हमको लगता है कि रीवा पन्ना का पठार, हम कई बार बोलते हैं कि रीवा पन्ना का पठार मतलब रीवा और उसके बाद आपको पन्ना देखने को मिलेगा, या फिर पन्ना और उसके बाद आपको रीवा देखने को मिलेगा। परंतु आप मैप में देखेंगे तो इस तरीके की स्थिति नहीं है। आपको पहले पन्ना देखने को मिलेगा, पन्ना के बाद आपको सतना जिला देखने को मिलेगा, सतना जिले के बाद आपको रीवा जिला देखने को मिलेगा। तो हम बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार, क्योंकि उसका नाम जो है पूरा क्षेत्र का रीवा पन्ना का पठार, वहां पर एक पठार पाया जाता है जिसका नाम रखा गया है रीवा पन्ना का पठार। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रीवा और पन्ना इन दोनों ही जिलों की सीमा आपस में जुड़ी है, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में सतना जिला देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हम देख सकते हैं इसको उत्तर पूर्व में, हम उत्तर पूर्व में इसको देख सकते हैं। लगभग आपको उत्तर पूर्व में कॉर्नर पर, है ना, कॉर्नर पर ही उत्तर पूर्व किस तरीके से देखेंगे हम, उत्तर और पूर्व आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको उत्तर पूर्व में जो है वो रीवा जिला देखने को मिल जाएगा। रेवा भी कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है कि नर्मदा नदी का हम एक दूसरा नाम बोलें तो वो रेवा नदी है कि नहीं। तो उसी आधार पर रेवा नदी, तो रेवा नदी के आधार पर ही रीवा जिले का जो है नाम पड़ा है ना। और भी इसके नाम है, प्राचीन में भी इसको जो है कई नामों से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, मतलब इस क्षेत्र को कई नाम से जाना जाता था। अब आप इसमें क्या समझना है, इसमें आपको कैमूर पठार भी याद रखना है ना, और रीवा पन्ना का पठार भी याद रखना है ना। तो ये, और अच्छा नदियाँ तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैमूर पठार, रीवा पन्ना का पठार, कैमूर पठार से भी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि टॉन्स नदी देखने को मिलेगी आपको, लेकिन छोटी छोटी नदी भी आपको रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलता है। तो रीवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके चारों ओर आपको कौन कौन से राज्य या फिर कौन से जिले देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसमें आप तीन चीज देख सकते हैं, एक आपको राज्य देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, और दो आपको जिले देखने को मिलेंगे। एक जिले का नाम है आपका सतना और दूसरा हो जाएगा सीधी और सतना। सीधी और सतना दोनों ही रीवा जिले के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप समझिए मैप के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये रीवा है, तो रीवा के पश्चिम में आपको सतना जिला देखने को मिलेगा। तो रीवा के पश्चिम में आपको सतना जिला देखने को मिलेगा, और रीवा के दक्षिण में जो है, रीवा के दक्षिण में, तो रीवा के दक्षिण में आपको सीधी जिला देखने को मिलेगा। तो यहाँ सीधी जिला देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ रीवा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका सीधी जिला। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि रीवा जिला जो है इसके पश्चिम में कौन सा जिला पाया जाता है, तो पश्चिम में कौन सा जिला हो जाएगा, सतना जिला। लेकिन आप देखेंगे उत्तर की सीमा और आप देखेंगे पूर्व की सीमा, तो लगभग संपूर्ण उत्तर की सीमा और लगभग संपूर्ण पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। मतलब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिख रहे हैं, ये सारे राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग आपको कहाँ जाते हुए देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश की ओर। अब देखिए इसमें कि अगर आप यहाँ आपको देखने को मिल रहा है सतना जिला, नीचे आपको सीधी जिला देखने को मिलेगा। हाँ, सतना जिले के बाद आपको पन्ना जिला देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दक्षिण में आपको सीधी जिला देखने को मिलेगा, और सीधी जिले से सिंगरौली जिले का गठन हुआ है, तो सीधी जिले के बाद आपको सिंगरौली देखने को मिलेगा। वो जब हम सीधी जिले पर डिस्कशन करेंगे तब उस पर बात करेंगे। तो अभी आप समझिए, यहाँ पर सतना जिला, दक्षिण में आप याद रखिए सीधी जिला, और उत्तर में और पूर्व में दोनों जगह आपको उत्तर प्रदेश की सीमा देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, और बड़ा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग भी देखने को मिलेंगे।
बात करते हैं जरा राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला आपको एक नाम याद रखना है जो उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहा है या फिर जा रहा है, दोनों बात बोल सकते हैं हम। तो ये जो नेशनल हाईवे है ये है नेशनल हाईवे 7 NH7। NH7 की बात करें तो ये देखिए आप, ये आपको आते हुए दिखेगा यहाँ से और ये जा रहा है उत्तर प्रदेश की ओर। फिर छोटे आप देखिए जैसे कि NH27, ये भी आपका कहाँ जा रहा है, मैं एक एक पर टिक करता जाता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका कौन सा, नेशनल हाईवे 7, ये वाला, ये आपका नेशनल हाईवे 7 है, ठीक है। फिर बात करते हैं ये वाला, ये जो नेशनल हाईवे है उत्तर की ओर जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है, जो वो है नेशनल हाईवे 27, ये वाला नेशनल हाईवे 27, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 27 है। और ये देखिए आप उसी के जस्ट साइड से आपको देखने को मिलेगा नेशनल हाईवे 39। तो ये नेशनल हाईवे 39 है और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है नेशनल हाईवे 135B। ये नेशनल हाईवे है 135B, नेशनल हाईवे NH 135B इसका जो है नेशनल हाईवे का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप इसके अंतर्गत आपको एक नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा 75। देखिए ये जो नेशनल हाईवे 75 है ये आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल हाईवे जो 75 है ये एक छोटा सा आपको अलग से जाते हुए दिखेगा सतना जिले की ओर। ये कहाँ जाएगा आपका, सतना जिला, ये जो सतना जिला है ना इसकी ओर जाएगा। ये नेशनल हाईवे 75 है ना, ये 75, तो ये नेशनल हाईवे 75 है, ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है। फिर ये नेशनल हाईवे 7 है जो यहाँ तक उसका पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल, इतने जो है आपको नेशनल हाईवे किसके अंतर्गत याद रखना है, रीवा जिले के अंतर्गत याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। रीवा जिले में बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि संभाग है, जब भी कोई एक जिला संभाग के रूप में आता है तो वह मुख्यालय तो बनना जरूरी है। मुख्यालय बन जाते हैं, कई आयोगों का निर्माण हो जाता है, कई फैक्ट्रियों का निर्माण हो जाता है, कई कंपनियां और कई विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले त्योथर एक पुरातात्विक स्थान है, मतलब प्राचीन स्थान है त्योथर। ये वाला क्षेत्र आपका त्योथर का आता है और ये जो त्योथर वाला जो क्षेत्र है त्योथर, ये है पुरातात्विक स्थान। पुरातात्विक स्थान है, प्राचीन स्थान है और यहाँ पर जो है पुरातत्व जो है वेधशाला के आधार पर कई प्राचीन चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है सेकेंड, केवटी कुंड प्रपात। केवटी कुंड प्रपात मतलब एक तरीके का जलप्रपात है और एक है तमसा कुंड भी याद रखना है और चचई जलप्रपात भी याद रखना है। मतलब कुंड मतलब वही हो जाता है कि आपका पानी का भराव, वो कुंड कहलाता है। पानी का भराव क्या कहलाता है, कुंड कहलाता है। और जलप्रपात तो आप समझते हैं कि जो फॉल्स ऊपर से जो पानी गिरता है झरने जैसा, वो जलप्रपात का नाम ले लेते। जो झरने की जो ऊंचाई कम होती है, जलप्रपात ज़्यादा ऊंचाई से आता है, तो जलप्रपात जो होता है वो झरने जैसा ही होता है। तो आप देखेंगे केवटी कुंड प्रपात मतलब एक तरीके का जलप्रपात है। तो केवटी कुंड प्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर देखने को मिलेगा, है ना। बीहड़ नदी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली प्रश्न बनता है किस जिले से संबंध रखता है, तो रीवा जिले से संबंध रखता है। तो देखिए बीहड़ नदी पर आपको देखने को मिलेगा केवटी कुंड प्रपात। ये देखिए ये है क्षेत्र केवटी कुंड प्रपात, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यही वाला क्षेत्र है आपका केवटी कुंड प्रपात। यहाँ अच्छा नाम बिल्कुल याद रखिए, केवटी कुंड प्रपात। डायरेक्टली पूछा जाएगा किस नदी पर है, आंसर बीहड़ नदी पर है। किस जिले में है, आंसर रीवा जिले में है, ठीक है। फिर बात करते हैं तमसा कुंड। तमसा कुंड मतलब उसके आसपास है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि रीवा पन्ना का पठार है पूरा, तो कैमूर पहाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। कैमूर पहाड़ी, अच्छा कैमूर पहाड़ी में जब मैंने आपको नदियों से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको कैमूर पहाड़ी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। कैमूर पहाड़ी क्या करती हैं, नदियों का विभाजन, कि इनसे होती हुई नदियाँ जाती हैं उत्तर की ओर और उत्तर प्रदेश में जाके वैसे चंबल नदी में मिलती हैं बहुत सारी नदियाँ, फिर बहुत चंबल नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो उसके लिए भी जो है कैमूर पहाड़ी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नदियों का विभाजन कर देती है, उनको दो रास्तों में बांट देती है नदियों को। तो कैमूर पहाड़ी जो है, कैमूर पहाड़ी के द्वारा ही आपको जो है देखने को मिलेगी टॉन्स नदी।
कैमूर पहाड़ी से निकलती है टोंस नदी, और ये टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तमसा कुंड है, एक तमसा कुंड है, उस कुंड को ही जो है का उद्गम स्थल है। मतलब अपन आप बोलेंगे टोंस नदी का उद्गम स्थल तो कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी में भी अगर आपसे आगे डीपली पूछा जाता है तो वो आ जाएगा तमसा कुंड। तमसा कुंड के पास से ही आपको टोंस नदी निकलती हुई दिखाई देती है कैमूर पहाड़ी से, ठीक है। और हम उसको टोंस नदी का उद्गम स्थल भी मानते हैं कैमूर पहाड़ी को, ठीक है। तो तमसा कुंड तो आपको याद रखना है, तमसा कुंड आपको कैमूर पहाड़ी में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात। अब सबसे बड़ा जलप्रपात है तो फिर इसलिए इम्पोर्टेंट है, साथ में नदी याद इम्पोर्टेंट है, साथ में जिला इम्पोर्टेंट है। तो चचई जलप्रपात कुम्हारा गांव, कुम्हारा गांव में बीहड़ नदी पर बनाया गया है। कुम्हारा गांव में बीहड़ नदी पर बनाया गया है। देखिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है और कई बार बच्चों ने वो सारी चीज़ याद रख ली है, तो गांव पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि बीहड़ नदी सबको याद है। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी, किसी से भी पूछो चचई जलप्रपात बीहड़ नदी सबको याद है, लेकिन आपको गांव याद रखना है। गांव क्या है? कुम्हारा गांव। कुम्हारा गांव में बीहड़ नदी है और उस बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात देखने को मिलेगा। अभी प्रश्न क्या बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो चचई जलप्रपात, उसकी ऊंचाई 130 मीटर। इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, किस गांव में है या किस क्षेत्र में है, तो उस आधार पर कुम्हारा गांव आपको याद रखना है। तो कुम्हारा गांव बिल्कुल यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट है और ये याद करने योग्य है, ठीक है। तो कुम्हारा गांव आपको इसमें याद रखना है, और कुम्हारा गांव में बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा जिसकी ऊंचाई 130 मीटर ऊंची है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका केवटी कुंड प्रपात, तो वो भी बीहड़ नदी पर, दोनों साथ में याद रखना है आपको। अब बात करते हैं गुंड, है ना। गुंड की बात करें या डिकेन, उसको डिकेन भी कहते हैं, गुंड भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है जो कि विद्युत के आधार पर बात हो रही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना तो वो, क्योंकि कितने वाट की है आपकी, वो है आपकी 752 वाट की है। तो 752 वाट की जो मेगावाट जो विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है आपकी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना है गुड डिकेन, और जहां से अत्यधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है जल के थ्रू। ये वाला क्षेत्र देख लीजिए, ये वाला पूरा क्षेत्र आ जाएगा आपका। अब 752 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। चचई जलप्रपात का लोकेशन भी आप याद रख सकते हैं, ये टोटल आपका चचई जलप्रपात वाला लोकेशन है, ठीक है। एक आपको कायमीर नदी देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक कायमीर नदी तो बहुत सारी देखने को मिलेगी, सारी नदियों पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी नदी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कायमीर नदी थोड़ी सी खास है, एग्जाम में पूछ ली जाएगी, क्योंकि जो है छोटी नदी है इसके लिए, तो वो चीज़ याद रखें। अब बात करते हैं रीवा जिले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो वो आपको रीवा जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल आपको रीवा जिले में देखने को मिलेगा। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, जो कि कहाँ आता है? रीवा में आता है। तो आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, ये भी आपको कहाँ याद रखना है? तो ये भी आपको याद रखना है रीवा के अंतर्गत, ठीक है। तो आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ, आम अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गोविंदगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला, पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला, इस चीज को समझिए। पुलिस वाहन, जो पुलिस के जो वाहन होते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये एक प्रकार की शाला है, मतलब प्रशिक्षण शाला में ही दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर है? ये भी गोविंदगढ़ में है। तो दो चीज आपको गोविंदगढ़ से याद रखना है, एक आम अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा? गोविंदगढ़ में हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका पुलिस
वाहन प्रशिक्षण शाला, ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी, ये भी आपकी गोविंदगढ़ में हो जाएगी। ठीक है। और सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन रीवा जिले से किया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो रीवा जिले, क्योंकि पूरा पठार है ना, रीवा पन्ना का पठार, इसके लिए बहुत सारे खनिज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन जो है वो रीवा जिले में किया जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ बात हो रही है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, प्रतिशत के आधार पर बात नहीं हो रही है। एक वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत के आधार पर बताया था, ये प्रतिशत के आधार पर नहीं है, ये जनसंख्या के आधार पर है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपको देखने को मिलती है रीवा में। जिप्सम, हरसौठ, चूना पत्थर, बॉक्साइट का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो जिप्सम है, जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है ना। तो जिप्सम, हरसौठ, चूना पत्थर, चूना पत्थर की बात करोगे तो ये चूना पत्थर संगमरमर वाला जो होता है ना, वो आपको जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बॉक्साइट आपको बालाघाट में देखने को मिलता है। बालाघाट में मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम भी मिलता है वहाँ, तो बॉक्साइट भी मिलता है वहाँ पे, बहुत सारे चूना पत्थर भी मिलता है। कटनी में भी, चूना नगरी तो हम कटनी को कहते हैं, तो कटनी में भी आपको देखने को मिलता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आपको कटनी को तो हम चूना नगरी के रूप में ही जानते हैं। तो खनिज के आधार पर आप पन्ना की बात करें, सतना की बात करें, या फिर ये रीवा की बात करें, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में आपको जो है खनिज प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और बहुत सारे आपको जो है ऐसे तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कि जिप्सम हो गया, हरसौठा हो गया, चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये ना, या बॉक्साइट हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे। जिप्सम जिसमें सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसके अंतर्गत याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर हम बात करें रीवा, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बाघ होते हैं ना, सफ़ेद बाघ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सफ़ेद बाघ, इसकी जो रीवा पन्ना का पठार है, मतलब रीवा का जो जंगल था, वहाँ से एक जो है सफ़ेद शेर सबसे पहले लाया गया था। इसके लिए तब से ये जो रीवा जो है वो सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है और इसको जाना जाता है। सफ़ेद बाघों का जन्म स्थान किसको माना जाता है, रीवा को माना जाता है। उसका एक कारण है, वो कारण क्या है कि पहला सफ़ेद बाघ मोहन मार्तंड सिंह द्वारा रीवा के जंगल से लाया गया था। मतलब यहाँ पर रीवा जो है, ये जो रीवा जिला है, यहाँ पे सबसे पहला सफ़ेद बाघ लाया गया था। और वो किसने लाया था, तो वो लाया था आपके मोहन मार्तंड सिंह द्वारा जो है सबसे पहला सफ़ेद बाघ लाया गया था रीवा में। इसलिए हम रीवा को जो है रीवा को बाघों की नगरी भी कहते हैं, बाघ के रूप में भी जानते हैं। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, बाघों की नगरी। सफ़ेद शेरों मतलब बाघ, तो सफ़ेद कलर के, है ना, सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है। रीवा का पूर्व नाम जो था वो भथा था। ठीक है, भथा। ठीक है। तो रीवा का पूर्व नाम जो था भथा था, ये आपको याद रखना है, पूर्व नाम याद रखना है। रीवा के राजा जो रामचंद्र रहे, इनके दरबार में ही तुमको रामतनु देखने को मिलेंगे। अभी रामतनु कौन है, रामतनु तानसेन है। इनको बाद में ये विख्यात हुए तानसेन के नाम से, जब अकबर द्वारा इनको 9 रत्नों में शामिल किया गया, उस समय तानसेन के रूप में विख्यात हो गए थे ये, है ना। तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रामतनु रहा करते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपसे भले रीवा से रिलेटेड ना पूछा जाए, परंतु इससे रिलेटेड कैसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जो तानसेन है वो पहले, अकबर के पहले किसके दरबार में रहा करते थे, तो वो रामचंद्र, जो रीवा के एक राजा रहे हैं रामचंद्र, उनके ही दरबार में रहा करते थे रामतनु। और रामतनु को ही तानसेन के नाम से जाना जाता है। और बाद में वो विख्यात हुए और जो अकबर जो है फिर 9 रत्नों में उनको शामिल भी किया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है इसमें कि जो रामतनु है या तानसेन का दूसरा नाम बताइए, तो तानसेन का दूसरा नाम रामतनु हो जाएगा। या फिर रामतनु कौन थे, तो रामतनु ही तानसेन थे। या फिर तानसेन किस राजा के दरबार में रहे थे, तो वो हो जाएगा आपका रामचंद्र। लेकिन कभी क्वेश्चन डायरेक्टली रामतनु किसके दरबार में रहते थे, तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे अगर किसी ने उसका नाम नहीं पढ़ा है, अगर किसी को तानसेन जी का दूसरा नाम नहीं पता है। समझ रहे हैं आप, तानसेन का अगर दूसरा नाम नहीं पता है तो वो वहीं कंफ्यूज हो जाएगा अगर डायरेक्टली रामतनु पूछ लिया।
चंद्र के दरबार में रहते थे, जिनको हम तानसेन के रूप में जानते हैं। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। क्यों? वो चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको बाघ देखने को मिलते हैं, जंगल में भी सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है, और यहाँ पर प्राप्त भी हुआ था, लाया भी गया था इस जिले के अंतर्गत पहला सफ़ेद शेर। इसके लिए कबीर चबूतरा देखने को मिलेगा, है ना, चबूतरा, कबीर चबूतरा, क्योंकि कबीर जो संत कबीर रहे थे वो यहाँ पर जो है ध्यान लगा चुके थे, ध्यान लगाते हैं ना जो, तो कबीर द्वारा यहाँ पर ध्यान लगाया गया था, उनके द्वारा यहाँ पर जो है कई प्रकार की तपस्याएं की गई थी और ध्यान लगाया गया था। एक प्रमुख स्थान है और जहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया था उसको चबूतरे के रूप में जो है विकसित किया गया है। तो कबीर चबूतरा आपको देखने को मिलता है, जिनको संत कबीर के रूप में रीवा में, ठीक है। पुष्प राजगढ़ आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। महुआ तेंदुपत्ता प्रमुख क्षेत्र है। आप देखेंगे ना, रीवा, पन्ना का पठार, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये आपका तेंदुपत्ता के लिए जाना जाता है। रीवा भी तेंदुपत्ता के लाना जाता है। बड़ी उद्योग के अंतर्गत तेंदुपत्ता बहुत ज़्यादा, महुआ तो आप समझते हैं, है ना, महुआ और तेंदुपत्ता दोनों से ही आपका जो है वो एक प्रमुख उद्योग के रूप में जाना जाता है और इससे उद्योग नगरी चलती रहती है। तेंदुपत्ता की कमी होने से बड़ी उद्योग में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इससे पूरा कारोबार रुक जाता है। तेंदुपत्ता आप देखेंगे ना तो आपको जबलपुर वाले क्षेत्र में, जबलपुर वाले, नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में यहाँ उपयोग किया जाता है। बीड़ी उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है। रीवा, पन्ना, पठार ये वाला जो क्षेत्र है, सतना वाला, यहाँ पे भी बीड़ी उद्योग अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पुष्प राजगढ़ ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है? महुआ और तेंदुपत्ता प्रमुख क्षेत्र है ये रीवा के अंतर्गत। और हमको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो देखिए बाणसागर परियोजना का मुख्यालय देखने को मिलेगा, बाणसागर परियोजना का मुख्यालय देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है बाणसागर परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। सोन नदी पर आपको देखने को मिलेगा बाणसागर परियोजना। तो ये जो बाणसागर परियोजना है, बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे बांध हैं, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है बाणसागर परियोजना का? तो वो रीवा में है, क्योंकि रीवा तो संभाग है, तो इसलिए जो है संभाग का मुख्यालय है। तो फिर बाणसागर परियोजना का भी मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? रीवा में देखने को मिलेगा। विंध्य विकास प्राधिकरण का मुख्यालय, विंध्य विकास प्राधिकरण, है ना, विंध्य, ये विंध्याचल वाला क्षेत्र है, इसीलिए विंध्य। भाई क्षेत्र के नाम पर भी तो कई मुख्यालयों का नाम रख दिया जाता है। जो विंध्य वाला क्षेत्र है, आप जब देखेंगे ना, आपको बघेलखंड वाला क्षेत्र और बघेलखंड के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में विंध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, और पूरा क्षेत्र फैला हुआ है विंध्याचल के रूप में हम जिसको जानते हैं वो विंध्य प्रदेश कहलाता है। तो वो पूरा विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र का मुख्यालय, मतलब विंध्य विकास प्राधिकरण का मुख्यालय, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? रीवा में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको विंध्य प्रदेश के पास रीवा जिला ही देखने को मिलता है। एक प्रमुख जिले के रूप में रीवा जिला देखने को मिलता है पूरे विंध्य प्रदेश में। जो विंध्य प्रदेश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा जैसे कि बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में विंध्याचल श्रेणी देखने को मिलेगी, पर्वतों की श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, जैसे कि सतपुड़ा श्रेणी है, जैसे कि कैमूर पठार है, उसी तरीके से आपको विंध्याचल श्रेणी देखने को मिलेगी। तो उसी आधार पर नाम है विंध्य विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी रीवा में देखने को मिलेगा। बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भी रीवा में देखने को मिलेगा। देखो बाण परियोजना का भी मुख्यालय वही है, और बाणसागर नियंत्रण मतलब नियंत्रण किस तरीके से रखना है, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भी आपको रीवा में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली प्रश्न बनता है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ये रीवा जिले में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ये रीवा जिले में है ना। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो महामृत्युंजय का मेला भी रीवा में लगता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो ये भी रीवा में लगता है। तो देखो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी आपको रीवा में देखने को मिलेगा। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो ये भी रीवा में लगता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्तूप देखने को मिलेगा और वो आपका अशोक का है, मतलब अशोक के समय का है। अशोक कालीन मतलब अशोक जिस समय हुआ करते थे उस समय का है। देव कौर स्तूप। तो ये जो स्तूप है ये स्तूप आपको देखने को मिलेगा अशोक कालीन अशोक के समय का ये स्तूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। रेवा के नाम पर रीवा जिला का नाम पड़ा। रेवा जो नर्मदा नदी है ना उसको रेवा कहा जाता है। तो रेवा के नाम पर ही रीवा जिले का जो है नाम पड़ा। हालांकि रेवा जिले का पुराना नाम तो आपको भथा याद रखना है। रीवा का पुराना नाम क्या होगा? भथा आपको याद रखना है रीवा का पुराना नाम। लेकिन उसको रेवा के नाम पर, और रेवा जो है नर्मदा नदी का नाम है, तो नर्मदा नदी रेवा के नाम पर जानी जाती है। इस आधार पर रीवा जिले का नाम आया है। ठीक है। 1950 में ये जिला बना था। इसको 1950 में विंध्य प्रदेश का जिला बना दिया गया था। विंध्य प्रदेश वही पूरा विंध्याचल वाला क्षेत्र, पूरा विंध्याचल वाला क्षेत्र विंध्य प्रदेश कहलाता है। बघेलखंड, बुंदेलखंड का कुछ भाग और बघेलखंड का कुछ भाग और पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी को ही विंध्य प्रदेश के और उसके आसपास जितने भी जिले आते हैं वो विंध्य प्रदेश में आते थे। तो विंध्य प्रदेश का एक जिला बनाया था इसको 1950 में। किसको? रीवा जिले को। अब प्रमुख नदियां क्या? बहुत सारी नदियां हैं। सोन नदी जिसके अंतर्गत बाणसागर परियोजना चल रही है, आपको तो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जोजिला नदी अमरकंटक से ही निकलती है, क्योंकि हम कई बार पढ़ते हैं अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में नर्मदा नदी पढ़ते हैं, सोन नदी पढ़ते हैं और एक जोहिला नदी पढ़ते हैं। तो जोहिला नदी, सोन नदी, अमरकंटक नदी, नर्मदा नदी, ये तीनों की नदी आपको अमरकंटक क्षेत्र से देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आपको तीपन नदी, वकन नदी, चांडस नदी, केवई नदी और उसके बाद बिछिया नदी और बीहड़ नदी, ये नदियाँ भी आपको याद रखना है। जिसमें इम्पोर्टेंट नदी जो है वो आपको बिछिया नदी और बीहड़ नदी याद रखना है। बिछिया नदी याद रखना है आपको और आपको बीहड़ नदी भी याद रखना है, क्योंकि बीहड़ नदी पर तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचई जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो कि 130 मीटर ऊंचा है। ठीक है। तो आप देखिए बिछिया नदी, बीहड़ नदी और सोन नदी तो अमरकंटक से ही निकलती है, परंतु ये जो है होती हुई जाती है और ये जो नदी है ये डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि क्या सोन नदी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो अधिकांश नदी जो उत्तर की ओर जाती है वो यमुना में मिलती है। कुछ नदी पहले चंबल में मिल जाती हैं। भाई उत्तर की ओर जाने वाली सभी नदियाँ, मध्य प्रदेश की उत्तर की ओर जाने वाली सभी नदियों में अधिकांश नदी चंबल नदी में मिल जाती हैं। जितनी नदी बचती हैं वो डायरेक्ट जाके यमुना नदी में मिल जाती है। केवल आप देखेंगे बड़ी नदियों में केवल आपको सोन नदी ही देखने को मिलेगी जो डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ये डायरेक्ट जो है ये ना तो चंबल नदी में मिलती है और ना ही ये जो है यमुना नदी में मिलती है। ये नदी जाके डायरेक्ट ही गंगा नदी में मिल जाती है। और इस तरीके के प्रश्न कई बार बन जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा चंबल नदी, आपको दे दिया जाएगा यमुना नदी और गंगा नदी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा नदी लगाना है, क्योंकि भले ही मध्य प्रदेश की अधिकांश नदी चंबल नदी में, कुछ नदियां यमुना नदी में जाके मिलती हैं, लेकिन सोन नदी डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है। जोजिला नदी भी याद रखना है। ये जो है कुछ कबई नदी, चांडस नदी भी याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके नाम आपको जिले के थ्रू याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा तो ये जो छोटी नदियों पे क्वेश्चन क्या बनेंगे, बांध के आधार पे नहीं बनेंगे, लोकेशन के आधार पे नहीं बनेंगे, इनका उद्गम स्थल के आधार पे नहीं बनेंगे। ज़्यादातर इन पर क्वेश्चन बनते हैं जिले के आधार पर, किस जिले में देखने को मिलती है। तो तीपन नदी आपको रीवा जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो रीवा जिले से संबंधित थे, जो आज हमने डिस्कस किए।
बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको ऑलरेडी याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, केवुटी कुंड प्रपात और चचई जल प्रपात 130 मीटर ऊंचा है। बार बार बोल रहा हूँ, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन रीवा जिले में किया जाता है। बॉक्साइट भी मिलता है। सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला सफ़ेद बाघ यहीं लाया गया था। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। कबीर चतुर्भुज अब यह चबुराहा आपको देखने को मिलता है ना। बाणसागर परियोजना का मुख्यालय, विंध्य विकास प्राधिकरण का मुख्यालय रीवा में, बाणसागर नियंत्रण का मुख्यालय रीवा में, देवकौर स्तूप भी आपको रीवा में देखने को मिलेगा। और 1950 में विंध्य प्रदेश का एक जिले के रूप में रीवा जिले को बनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको रीवा जिले से याद रखना है, जो संभाग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।